मुगल सम्राट अकबर का दरबार चमत्कारी विद्वानों, योद्धाओं और कलाकारों से भरा हुआ था। लेकिन इन सब में बीरबल एक ऐसा रत्न थे जिनकी चतुराई और न्याय बुद्धि सम्राट को सबसे प्रिय थी। उनकी बुद्धिमत्ता ने कई बार राज्य को संकट से उबारा और सच्चाई की राह को रोशन किया। यह कहानी भी ऐसे ही एक प्रसंग की है जब बीरबल ने अपने विवेक, साहस और न्यायप्रियता से न केवल सम्राट को प्रभावित किया बल्कि एक पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। प्रथम दृश्य, एक रहस्यमय याचिका। एक दिन दरबार में एक असामान्य मामला आया। दूरदराज के गांव सोनगढ़ से एक वृद्ध ब्राह्मण श्रीधर आंखों में आंसू लिए थके पैरों से बादशाह अकबर के सामने आया। जहां पनाह, वह कांपती आवाज में बोला, मेरे बेटे को मार डाला गया है और गांव के अमीर जमींदार भूपति राय ने उस हत्या को दुर्घटना कहकर दफना दिया है। अब वह मेरी जमीन भी छीनना चाहता है। मुझे न्याय चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? जहां पनाह, ब्राह्मण बोला, गांव के लोग डरते हैं। भूपति राय का वहां इतना प्रभाव है कि कोई कुछ कह नहीं सकता। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, इसका न्याय अब तुम्हारे हाथ में है, बीरबल। द्वितीय दृश्य, सोनगढ़ की यात्रा। बीरबल ने दरबार से अनुमति लेकर सोनगढ़ की यात्रा की। उन्होंने भेष बदल लिया, एक आम वैद्य का वेश। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जमींदार का घर किसी किले से कम नहीं था और उसके चारों ओर सिपाही तैनात थे। गांव वाले डरे समे थे। बीरबल ने एक बूढ़े चर्मकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह थरथराते हुए बोला, साहब, हम कुछ नहीं जानते। यहाँ सवाल पूछने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। बीरबल समझ गए, भय इस गांव में सबसे बड़ा कानून है। पर बीरबल ने हार नहीं मानी। तृतीय दृश्य, बीरबल की गुप्त योजना। बीरबल ने गांव के एक युवराज कुमार चंदन को पहचान लिया, जो कभी दिल्ली में पढ़ा करता था। चंदन ने बीरबल को पहचान लिया और कहा, अगर आप यहाँ हैं तो अब गांव में कुछ जरूर बदलेगा। बीरबल ने चंदन से पूछा, क्या श्रीधर के बेटे की हत्या हुई थी? चंदन बोला, हाँ, वह हत्या थी। उसका नाम रामदास था। वह जमींदार की जमीन में काम करता था, लेकिन उसने कुछ हफ्ते पहले अपनी मजदूरी को लेकर सवाल उठाया था। एक रात उसे बुलाया गया और अगली सुबह उसकी लाश नदी के किनारे मिली। और इसके बाद बीरबल ने पूछा। रातों रात पंचायत बैठी, मृत्यु को दुर्घटना घोषित किया गया और श्रीधर की जमीन पर जमींदार ने दावा कर दिया। बीरबल अब समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। चतुर्थ दृश्य, सबूतों की तलाश। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के मंदिर में भंडारा रखवाया, पूरे गांव को आमंत्रित किया गया। साथ ही जमींदार भूपति राय को भी विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। भंडारे के दौरान बीरबल ने घोषणा की, कल मंदिर में धर्म शुद्धि यज्ञ होगा। जो भी झूठ बोलेगा उसकी देह ताप से जलने लगेगी। पवित्र अग्नि सब खोल देगी। जमींदार थोड़ा हंसा, लेकिन चूंकि वह राज दरबार के प्रतिनिधि को अपमानित नहीं करना चाहता था, वह यज्ञ में आने को तैयार हो गया। पंचम दृश्य, अग्नि की परीक्षा। अगले दिन यज्ञ के दौरान बीरबल ने गांव के कई लोगों से क्रम से सवाल किए। किसी से जमींदार के व्यवहार के बारे में पूछा, किसी से रामदास की मृत्यु के बारे में। लोग पहले तो डरे, लेकिन धीरे धीरे बीरबल के व्यवहार, साहस और सत्य के साथ खड़े होने की भावना से प्रेरित होकर कई लोगों ने चुपचाप सच्चाई बताई। फिर बीरबल ने सबसे अंत में भूपति राय को बुलाया। क्या तुमने रामदास की हत्या की थी? भूपति राय अकड़ा खड़ा रहा, मैं जमींदार हूं। मैं क्यों किसी गरीब को मारूंगा? वह तो खुद नदी में गिर गया होगा।
बीरबल ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा उत्तर सच है तो अग्नि के पास हाथ ले जाकर प्रभु से सत्य की गवाही मांगो। भूपति राय थोड़ा हिचका। बीरबल ने चुपचाप कुछ वैद्यराजों को इशारा किया, जिन्होंने अग्नि में विशेष प्रकार की धूप डाली, जिससे पास जाते ही हल्का चक्कर आने लगता था। भूपति जैसे ही पास गया, उसने जोर से चीख मारी, हाय मेरी आंखें, जल रहा हूं। गांव वाले चौंक उठे। बीरबल बोले, जिसे सत्य पर भरोसा हो वह कभी नहीं डरता। झूठ हमेशा धुएं में घुटता है। षष्ठ दृश्य, भूपति की गिरफ्तारी और न्याय। अब तक लोगों का डर टूट चुका था। एक महिला ने कहा, मैंने देखा था, रामदास को रात को जमींदार के आदमी ले गए थे। दूसरे ने कहा, रामदास की गर्दन पर चोट के निशान थे, पर किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। गांव की भीड़ अब सत्य के साथ खड़ी थी। बीरबल ने तुरंत राजा के विशेष दूतों को बुलवाकर भूपति राय को गिरफ्तार करवा दिया। श्रीधर को उसकी जमीन लौटा दी गई और पूरे गांव में एक पंचायत की स्थापना की गई, जिसमें हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार था। सप्तम दृश्य, दरबार में वापसी। बीरबल जब दिल्ली लौटे तो अकबर पहले से ही समाचार सुन चुके थे। बीरबल अकबर बोले, तुमने एक गांव को न्याय की परिभाषा दी है। केवल अपराधी को दंड देना ही न्याय नहीं होता, डर को खत्म करना और सत्य को सम्मान देना, यह न्याय की सच्ची आत्मा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन जब जनता खुद उस पर चलने लगे तो किसी जमींदार, किसी तानाशाह, किसी झूठ की ताकत नहीं रहती। उपसंहार। इस घटना के बाद बीरबल की प्रशंसा पूरे राज्य में गूंजने लगी। गांव-गांव में लोग कहने लगे, जहां डर खत्म हो जाए और न्याय का साहस हो, वहां बीरबल की आत्मा बसती है। श्रीधर ने बीरबल के नाम पर गांव में एक पुस्तकालय बनवाया, जहां बच्चों को शिक्षा और न्याय की कहानियां सिखाई जाती थीं। यह केवल एक हत्या का केस नहीं था, यह कहानी थी सच, साहस और समाज की। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की जीत तभी होती है जब वह न्याय के साथ हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए अगली कहानी किस विषय पर और कितने शब्दों में लिखी जाए। बादशाह अकबर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी, लेकिन उनकी बुद्धिमान दरबारी बीरबल की चतुराई की कहानियां तो पूरे हिंदुस्तान में मिसाल बनी थीं। बीरबल के पास हर समस्या का समाधान था, वह चाहे राजकीय हो, सामाजिक हो या मानसिक। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने लालच, छल और चतुराई से दरबार को भ्रम में डालने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उसकी चालाकी को न केवल उजागर किया बल्कि उसे एक जिंदगी भर की सीख भी दी। प्रथम दृश्य, एक रहस्यमय याचक। एक दिन सुबह ही बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा, शानदार कपड़े, चमकदार पगड़ी और एक पिंजरे में सोने जैसी चमचमाती चिड़िया। उसने जोर से कहा, जहां पनाह, मैं व्यापारियों का सरदार हूं और आपके दरबार को एक अनमोल तोहफा लाया हूं, सोने की चिड़िया। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच में सोने की बनी है? वह व्यक्ति बोला, नहीं, यह जीवित चिड़िया है, पर इसकी खासियत यह है कि यह जिस भी व्यक्ति को देखती है उसके मन के भाव पहचान लेती है, और यदि वह व्यक्ति झूठा हो तो यह चिल्लाकर झूठ झूठ पुकारती है। अकबर चकित हो गए, ऐसी चिड़िया, यह तो कमाल की बात है। द्वितीय दृश्य, चिड़िया की परीक्षा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, उन्होंने कहा, इस चिड़िया की परीक्षा लो। अगर यह सचमुच झूठ को पहचानती है तो यह हमारे न्याय प्रणाली का एक अनमोल रत्न हो सकती है। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने व्यापारी की ओर देखा,
जो आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। बीरबल ने कुछ दरबारियों से कहा, आओ हम बारी बारी से चिड़िया के सामने कुछ कहें और देखें कि वह क्या प्रतिक्रिया देती है। एक दरबारी आगे आया और बोला, मैं आज सुबह जल्दी उठा और मंदिर गया। चिड़िया शांत रही। दूसरा बोला, मैंने कल एक गरीब को खाना खिलाया। चिड़िया फिर भी शांत। तीसरा बोला, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। अब चिड़िया अचानक फड़फड़ाई और जोर से चिल्लाई, झूठ झूठ। दरबार में हंसी गूंजने लगी। बादशाह अकबर मुस्कराए और बोले, तो यह सच में झूठ को पहचानती है। तृतीय दृश्य, बीरबल का संशय। परंतु बीरबल के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखा थी। उन्होंने गौर किया कि जब कोई कुछ बोलता है तो व्यापारी धीरे से अपने हाथ को चिड़िया के पिंजरे के नीचे हिलाता है। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस चिड़िया की जांच करने की अनुमति है? मैं इसे अकेले में देखना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप मेरी हवेली में चलिए, वहीं इसकी गहराई से जांच की जाएगी। व्यापारी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ तैयार हो गया। चतुर्थ दृश्य, बीरबल की चालाकी। बीरबल ने अपनी हवेली में जाकर चुपचाप उस पिंजरे की जांच की। उन्होंने देखा कि पिंजरे के नीचे एक छोटा सा गुप्त कुंडी है, जिसे व्यापारी बाहर से दबा सकता है। जैसे ही कुंडी दबती, चिड़िया के पंखों में हल्का कंपन होता और एक विशेष रसीली आवाज निकलती थी, झूठ झूठ। यह एक यंत्रचालित खिलौना था, जो बाहर से देखने पर असली चिड़िया जैसा लगता था। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने कहा, तो अब तुम्हारा रहस्य सामने आ गया है। व्यापारी ने कहा, हुजूर, मैं तो केवल मनोरंजन के लिए लाया था। बीरबल बोले, नहीं, तुमने इसे न्याय से जोड़कर बादशाह को धोखा देने की कोशिश की है। यह अपराध है। पंचम दृश्य, दरबार में सच्चाई का उजागर। अगले दिन बीरबल ने दरबार में चिड़िया और व्यापारी को पेश किया। जहांपनाह, बीरबल बोले, यह चिड़िया न कोई विशेष शक्ति रखती है, न यह जीवित है। यह एक यंत्रचालित खिलौना है, जिसे यह व्यापारी अपनी उंगलियों से नियंत्रित करता है। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने सबके सामने कुंडी दबाई और चिड़िया ने फिर से पुकारा, झूठ झूठ। अब सारा राज खुल चुका था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुमने हमारे दरबार का अपमान किया है। सजा पाने के लायक हो। षष्ठ दृश्य, बीरबल की न्यायप्रियता। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे सजा देने की बजाय शिक्षा देने का सुझाव देना चाहूंगा। कहिए बीरबल, अकबर बोले। इस व्यक्ति को आदेश दीजिए कि वह इसी तकनीक का प्रयोग करके ऐसे खिलौने बनाए जो बच्चों को सच्चाई और झूठ की पहचान, नैतिक शिक्षा और संवेदना सिखाएं। इसका व्यापार उपयोगी बन सकता है, न कि धोखे का साधन। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम हर बार मुझे नया दृष्टिकोण सिखाते हो। सजा से ज्यादा जब शिक्षा दी जाती है तो समाज अधिक लाभ पाता है। उपसंहार। व्यापारी ने अपनी गलती मानी और बीरबल के निर्देशों पर एक शिक्षाप्रद खिलौना बनाने का कार्य शुरू किया। धीरे धीरे वह बच्चों के लिए नैतिक शिक्षाएं देने वाले यंत्रों का निर्माता बन गया। बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे चतुर नवरत्न बीरबल की कहानियां भारतवर्ष में बुद्धिमत्ता, न्याय और चातुर्य की मिसाल मानी जाती हैं। बीरबल केवल एक मंत्री ही नहीं, अपितु संकटों में सम्राट अकबर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार भी थे। इस कहानी में हम एक ऐसे प्रसंग को जानेंगे जहां बीरबल की न्याय बुद्धि ने न केवल एक निर्दोष को बचाया बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। प्रारंभ।
एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सभी मंत्रीगण, सैनिक अधिकारी, कविगण, व्यापारी और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर उपस्थित थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल हमेशा की तरह उनके दाहिने ओर बैठे थे। तभी एक वृद्ध महिला रोती बिलखती हुई दरबार में आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी करुण दशा देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कहा, हे माता, शांत हो जाइए। बताइए, किस कारण दुखी हैं आप? वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब विधवा हूं। मेरे पास केवल एक खेत था जिसे मैं जोत बोकर किसी तरह जीवन यापन करती थी। परंतु कुछ दिन पहले ही एक धनी जमींदार ने बलपूर्वक मेरा खेत हड़प लिया। जब मैंने विरोध किया तो मुझे मारा पीटा और भगा दिया गया। बादशाह का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, कौन है वह जालिम? वृद्धा ने कहा, उसका नाम है जमील खां। वह इसी नगर का धनी जमींदार है। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, जमील खां को तुरंत दरबार में हाजिर करो। जमील खां की सफाई। कुछ समय बाद जमील खां दरबार में प्रस्तुत हुआ। वह धनी वस्त्रों में सजा हुआ था और गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ा था। बादशाह अकबर ने तीव्र स्वर में पूछा, जमील खां, यह महिला कह रही है कि तुमने उसका खेत छीन लिया। क्या यह सच है? जमील खां ने झुककर कहा, हुजूर, यह महिला झूठ बोल रही है। वह खेत मेरे पूर्वजों की संपत्ति रहा है। मेरे पास इसके सारे दस्तावेज मौजूद हैं। यह स्त्री बस मुझसे धन ऐंठने के लिए यह झूठा इल्जाम लगा रही है। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल कुछ सोच में डूबे हुए थे। अकबर बोले, बीरबल, इस मामले की जांच तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। कल तक मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और वृद्धा तथा जमील खां दोनों को अगले दिन दरबार में आने का आदेश दिया। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने सबको एक बड़े बाग में बुलवाया, जहां खेत की सीमाओं की जांच होनी थी। उन्होंने वृद्धा से खेत की जगह पूछी और जमील खां से भी उसके दस्तावेज मंगवाए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तभी बीरबल ने अजीब सा आदेश दिया। उन्होंने कुछ सिपाहियों को बुलाकर कहा, इस खेत की जमीन को खोद डालो, हमें इसके अंदर छुपे कुछ संकेत मिल सकते हैं। सभी हैरान हो गए, परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता पर सबको विश्वास था, इसलिए किसी ने प्रश्न नहीं किया। सैनिकों ने खेत की खुदाई शुरू की। थोड़ी ही गहराई पर एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला, जिसके अंदर कुछ पुराने सिक्के और एक धातु की पट्टी निकली। पट्टी पर फारसी में कुछ लिखा हुआ था। बीरबल ने पट्टी उठाई और पढ़कर मुस्कुराए। सच सामने आया। बीरबल ने उस पट्टी को अकबर के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस पट्टी पर लिखा है, यह भूमि मेरी पत्नी आयशा को भेंट स्वरूप दी जाती है। मालिक रहीम खान, सन 1542। बादशाह चौंक गए। रहीम खान? यह कौन था? बीरबल बोले, जहां पनाह, रहीम खान इस वृद्धा के पति थे। यह दस्तावेज इस भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित करता है। अब वृद्धा की आंखों से आश्चर्य और संतोष के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बीरबल को धन्यवाद दिया। बादशाह ने जमील खां की ओर देखा और गरजते हुए बोले, अब क्या कहना है तुम्हारा? जमील खां का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, हुजूर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। बादशाह ने आदेश दिया, इसने एक असहाय स्त्री पर अत्याचार किया है।
इसे 3 वर्ष की सजा दी जाए और वृद्धा को उसकी जमीन तुरंत लौटा दी जाए। न्याय का सम्मान। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहराई में क्यों न छुपी हो, उसे बाहर लाया जा सकता है, बस बुद्धि और धैर्य की आवश्यकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम न होते तो एक निर्दोष को न्याय न मिल पाता। तुम वास्तव में मेरे सबसे योग्य रत्न हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय देना राजा का धर्म है। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। उपसंहार। यह कहानी केवल बीरबल की चतुराई की नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा की भी परिचायक है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कोई भी कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, यदि वह अन्याय करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। बीरबल की यह न्यायप्रियता आज भी हमें सिखाती है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का विस्तार और भी कर सकता हूं या इसी तरह की दूसरी कहानी भी सुना सकता हूं। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे रोचक, लोकप्रिय और शिक्षाप्रद जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इनकी कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि चतुराई, ईमानदारी और न्याय का गहरा संदेश भी देती हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे प्रसंग को देखेंगे जहां बीरबल ने एक धूर्त व्यापारी की गूढ़ साजिश का ऐसा भंडाफोड़ किया, जिसकी कल्पना दरबार के किसी मंत्री ने भी नहीं की थी। प्रारंभ। एक बार की बात है। दिल्ली के पास एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था शेख मजीद। वह अपने व्यापार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, परंतु उतना ही लालची और चालाक भी था। उसे केवल धन से प्रेम था और वह किसी भी कीमत पर दूसरों का धन हड़पने को तत्पर रहता था। एक दिन शेख मजीद बादशाह अकबर के दरबार में आया। वह बहुत दुखी और व्यथित लग रहा था। उसने बादशाह को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरे जीवन की सारी पूंजी, मेरी वर्षों की कमाई मेरे खजाने से चोरी हो गई है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने चौंक कर पूछा, कब और कैसे यह चोरी हुई? शेख मजीद बोला, हुजूर, कल रात जब मैं अपने परिवार के साथ सो रहा था, तभी किसी ने मेरे तहखाने में रखी हुई 700 अशर्फियां चुरा लीं। सुबह जब आंख खुली तो खजाना खाली था। मैंने तुरंत अपने नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे शक है कि यह कार्य मेरे ही नौकर गुलाम नबी ने किया है। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? नहीं हुजूर, मजीद बोला, परंतु जिस समय चोरी हुई उस समय गुलाम नबी ही घर की निगरानी में था। यह संयोग नहीं हो सकता। बादशाह ने आदेश दिया, गुलाम नबी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बीरबल इस मामले की जांच करें। बीरबल की प्रवेश। बीरबल ने बड़ी सावधानी से पूरे मामले की जांच शुरू की। पहले उन्होंने गुलाम नबी से पूछताछ की। वह एक सामान्य सादा सा युवक था, जिसकी आंखों में भय और सच की चमक दोनों झलक रही थी। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने वह सोना चुराया? गुलाम नबी कांपते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैं निर्दोष हूं। मैं तो उसी समय घर के बाहर की चौकी पर बैठा था। किसी को अंदर जाते नहीं देखा। बीरबल ने पूछा, क्या दरवाजे या खिड़कियां टूटी थीं? नहीं जनाब, गुलाम नबी ने कहा, सब कुछ वैसा ही था जैसे हर रोज रहता है। चोरी कैसे हुई मैं भी समझ नहीं पा रहा। बीरबल को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने व्यापारी के घर जाकर तहखाने की खुद ही जांच की। कोई ताले टूटे नहीं थे, कोई दीवार टूटी नहीं थी, न कोई सुरंग। यह साफ था कि चोरी घर के अंदर से किसी ने ही की है या फिर चोरी हुई ही नहीं। बीरबल की योजना।
बीरबल समझ गए कि इस घटना में कुछ गहरा रहस्य है। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष उपाय करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि व्यापारी शेख मजीद और उसके सभी नौकर, विशेषकर गुलाम नबी, कल दरबार में एकत्र हों। बादशाह ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया। बीरबल के हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उन्होंने सबके सामने थैली से निकालकर लकड़ी की 7 छोटी छड़ियां निकालीं और कहा, ये 7 छड़ियां जादुई हैं। मैंने इन्हें एक सिद्ध तांत्रिक से मंगवाया है। इनमें से एक चोर की होगी। इन छड़ियों को आज रात अपने अपने बिस्तर के नीचे रखकर सोना है। कल सुबह जो छड़ी आधा इंच लंबी हो जाएगी, वही चोर की पहचान बताएगी। सभी हैरान रह गए, खासकर शेख मजीद। बीरबल ने 7 नौकरों को एक एक छड़ी दी। गुलाम नबी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि संतोष था। सबने छड़ियां लीं और घर चले गए। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन सुबह सभी नौकरों को फिर दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने सबकी छड़ियां जांचनी शुरू की। सभी छड़ियां एक जैसी थीं, परंतु एक छड़ी अन्य से आधा इंच छोटी निकली। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह है चोर। बादशाह ने चौंककर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, दरअसल वह छड़ी बढ़ने वाली नहीं थी। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल था। मैंने सोचा कि जो चोर होगा, वह रात को डर के कारण छड़ी को थोड़ा काट देगा, ताकि यदि वह सच में बढ़े तो पहचान में न आ सके। यही हुआ। इस छड़ी को काटा गया है, इसलिए यह छोटी है। वह छड़ी शेख मजीद के हाथ में थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का खुलासा। अकबर ने गुस्से में पूछा, मजीद, क्या तुमने चोरी का नाटक किया? मजीद अब पूरी तरह डर चुका था। उसके पसीने छूटने लगे। घुटनों के बल गिरकर बोला, हुजूर, माफ कर दीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की थी। दरअसल मैंने अपने सोने को दूसरी जगह छुपा दिया था, ताकि गुलाम नबी को फंसा सकूं। उसने हाल ही में मुझसे कुछ और वेतन मांगा था। मुझे उसका व्यवहार ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं उसे निकालना चाहता था। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, यह केवल एक निर्दोष पर झूठा आरोप नहीं है, बल्कि दरबार और न्याय व्यवस्था का भी अपमान है। बादशाह ने सख्त स्वर में कहा, शेख मजीद को 6 महीने की कारावास की सजा दी जाए और गुलाम नबी को उचित मुआवजा दिया जाए। उपसंहार। जब गुलाम नबी को न्याय मिला, उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि बुद्धि, सहानुभूति और सूझबूझ का संगम होता है। बादशाह ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना इस दरबार की कल्पना नहीं की जा सकती। तुम्हारी बुद्धि और न्याय बुद्धि अद्वितीय है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है, किसी निर्दोष को न्याय दिलाना। सीख। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्चाई को चाहे जितना भी छुपाया जाए, वह कभी न कभी सामने आ ही जाती है। और चतुराई केवल चालबाजी नहीं होती, जब उसका उपयोग न्याय के लिए किया जाए, तभी वह